जरा कल्पना कीजिए, एक 3 साल का बच्चा है, खाने की मेज पर बैठा है और उसके सामने ब्रोकली की एक प्लेट रखी है। हाँ, हर घर की सबसे बड़ी लड़ाई। बिल्कुल। अब माता पिता उसे वो हरी सब्जी खिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वो उसे मनाते हैं, डांटने की धमकी देते हैं और अंत में आइसक्रीम का लालच भी देते हैं। लेकिन वो बच्चा टस से मस नहीं होता, है ना? वही तो, वो बस जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और अंततः बिना कोई गणित या गेम थ्योरी जाने वो छोटा सा बच्चा अपनी जिद से ब्रोकली खाने की लड़ाई जीत जाता है। माता पिता हार मान लेते हैं और ब्रोकली हटा दी जाती है। हाँ, आइसक्रीम मेज पर आ जाती है। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये सिर्फ एक घरेलू किस्सा नहीं है, ये एक बेहद जटिल रणनीतिक टकराव है जहां एक पक्ष ने दूसरे के विकल्पों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब ये वास्तव में एक शानदार उदाहरण है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि रणनीतिक बातचीत कैसे काम करती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि गेम थ्योरी सिर्फ बड़े-बड़े गणितज्ञों या अर्थशास्त्रियों के लिए बनी है। हाँ, मुझे भी पहले यही लगता था। लेकिन सच तो ये है कि ये रणनीतिक बातचीत या कहें कि स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शन का विज्ञान है। इसके 3 मुख्य पहलू होते हैं: खिलाड़ी, रणनीतियां और परिणाम यानी पे ऑफ। अच्छा, तो अगर हम उस ब्रोकली वाले उदाहरण को देखें तो माता पिता का पे ऑफ ये था कि बच्चे को पोषण मिले और घर में शांति बनी रहे, और बच्चे का पे ऑफ था कि उसे ब्रोकली न खानी पड़े और सीधा मीठा मिल जाए। और बच्चे ने अपनी रणनीति इतने अच्छे से लागू की। बिल्कुल, लगातार रोना और माहौल को इतना असहनीय बना देना कि माता पिता के लिए शांति का पे ऑफ शून्य हो गया। अंत में उन्हें लगा कि शांति की कीमत ब्रोकली से ज्यादा है। आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य मकसद यही समझना है कि कैसे इंसान या बड़े ब्रांड्स या यहाँ तक कि देश भी संघर्ष और सहयोग के बीच चुनाव करते हैं। ये बात तो है। तो इसका मतलब है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने ही गेम थ्योरी का हिस्सा हैं। हर खेल के कुछ नियम होते हैं। ब्रोकली वाले मामले में तो बच्चे का पलड़ा भारी था, लेकिन क्या हो जब दोनों खिलाड़ी समान स्तर पर हों और दोनों जीतने की कोशिश में अपना ही सबसे बड़ा नुकसान कर बैठें? हाँ, ये बहुत दिलचस्प स्थिति है। मुझे लगता है कि यहाँ गेम थ्योरी का वो सबसे क्लासिक मॉडल सामने आता है, जिसे हम प्रिजनर्स डिलेमा या कैदियों की दुविधा कहते हैं। बिल्कुल, प्रिजनर्स डिलेमा ये समझने का सबसे बुनियादी ढांचा है कि सहयोग करना इतना मुश्किल क्यों होता है। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए कि 2 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उन्हें अलग-अलग कमरों में रखा गया है। हाँ, और वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अब पुलिस के पास उन्हें बड़ी सजा दिलाने के लिए पक्के सबूत नहीं है, तो जांच अधिकारी दोनों को एक ही ऑफर देते हैं: अगर तुम दूसरे के खिलाफ गवाही देते हो और वो चुप रहता है तो तुम आजाद हो जाओगे और उसे 3 साल की सजा मिलेगी। लेकिन अगर दोनों चुप रहे तो पुलिस केवल छोटे आरोपों में दोनों को बस 1-1 साल की सजा दे पाएगी। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को धोखा देकर गवाही दे देते हैं तो दोनों को 2-2 साल की सजा होगी। तो मतलब अगर हम इसे एक बाहरी नजरिए से देखें तो तार्किक रूप से दोनों के लिए चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। 1 साल की सजा कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, सामूहिक रूप से वही बेस्ट है। लेकिन चूंकि वो अलग-अलग कमरों में है तो अविश्वास पैदा होता है। अगर मैं चुप रही और मेरे साथी ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं 3 साल के लिए अंदर जाऊंगी और वो आजाद घूम रहा होगा। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि व्यक्तिगत स्तर पर हर हाल में गवाही देना यानी धोखा देना ही सबसे सुरक्षित रणनीति बन जाती है। मतलब चाहे दूसरा चुप रहे या गवाही दे। हाँ, आपके लिए गवाही देना ही गणित के हिसाब से बेहतर विकल्प है। इसी को गेम थियरी में नैश संतुलन या नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये वो स्थिति है जहां कोई भी खिलाड़ी अपनी रणनीति बदलकर अपना फायदा नहीं बढ़ा सकता। दोनों को पता है कि चुप रहना बेहतर है, लेकिन डर और स्वार्थ उन्हें उस गड्ढे में धकेल देते हैं जहां दोनों का नुकसान होता है। ये तो मुझे खेलों में होने वाले डोपिंग जैसा लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर हम एथलेटिक्स की दुनिया को देखें तो कोई भी एथलीट प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएं नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसके गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। अगर कोई भी दवा नहीं लेता है तो खेल पूरी तरह निष्पक्ष है। बिल्कुल, प्लेइंग फील्ड एकदम बराबर है। लेकिन हर एथलीट को डर होता है कि कहीं कोई दूसरा एथलीट दवा लेकर आगे न निकल जाए, इसलिए बस हारने के डर से वो भी डोपिंग करने लगते हैं। और अंत में क्या होता है, सबने दवा ले ली तो किसी को कोई फायदा नहीं मिला। हाँ, प्रतिस्पर्धा का स्तर वही रहा। वही तो, लेकिन सभी एथलीट्स ने अपने स्वास्थ्य का भारी नुकसान कर लिया।
बहुत ही सटीक तुलना है। किसी को फायदा नहीं हुआ और सबने सामूहिक रूप से अपना ही नुकसान कर लिया। अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखें तो व्यापार की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। व्यापार में? जैसे प्राइस वॉर। हाँ, और इसका एक बहुत ही रियल ऐतिहासिक उदाहरण है 1970s के दशक का सिगरेट विज्ञापन युद्ध। अमेरिका में सिगरेट कंपनियां टेलीविजन विज्ञापनों पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रही थीं। हर कंपनी को डर होगा कि अगर उसने विज्ञापन कम किए तो दूसरी कंपनी मार्केट ले जाएगी। एकदम सही। वो सब एक अंतहीन विज्ञापन युद्ध में फंसी थीं, जो उनके मुनाफे को खा रहा था। लेकिन वो खुद रुक भी नहीं सकती थीं, क्योंकि जो पहले रुकता वो बाजार से बाहर हो जाता। ये तो बिल्कुल प्रिजनर्स डिलेमा है। बिल्कुल वही है। और फिर सरकार ने टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापनों पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा। दिलचस्प बात यह है कि सिगरेट कंपनियों ने इस बैन का कड़ा विरोध करने के बजाय पर्दे के पीछे से इसका समर्थन किया। हाँ, उन्होंने समर्थन किया क्योंकि वो सभी इस दुविधा से बाहर निकलना चाहती थीं। जब बैन लगा तो सभी कंपनियों के विज्ञापन एक साथ बंद हो गए। इससे उनके करोड़ों रुपए बचे और मुनाफा अचानक बहुत बढ़ गया। अरे वाह! मतलब उन्हें एक बाहरी नियम या रेगुलेटर की जरूरत थी जो उन्हें इस जाल से बाहर निकाल सके। बिल्कुल। तो प्रिजनर्स डिलेमा में दोनों के पास समान विकल्प होते हैं और दोनों एक ही जाल में फंसते हैं। हाँ। और कई बार बाहरी हस्तक्षेप ही बचाव का रास्ता होता है। लेकिन क्या हो जब स्थिति ऐसी हो कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयारी ना हो? मतलब जब दोनों का ईगो बहुत बड़ा हो। हाँ, मान लीजिए कोई बाहरी रेगुलेटर भी नहीं है और दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है। ये तो मुझे कारों वाले उस खेल की याद दिलाता है जिसे चिकन गेम कहते हैं। हाँ, चिकन गेम या डरपोक का खेल। ये प्रिजनर्स डिलेमा से एक कदम आगे की चीज है। इसमें दो कारें एक संकरी सड़क पर बहुत तेज रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। और जो ड्राइवर पहले अपनी कार मोड़ लेगा उसे चिकन कहा जाएगा। हाँ, और वो हार जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी ने कार नहीं मोड़ी तो दोनों टकरा जाएंगे और दोनों की जान जाएगी। ये प्रिजनर्स डिलेमा से अलग है क्योंकि यहाँ टकराना सबसे बुरा परिणाम है। बिल्कुल। व्यापार में मान लीजिए दो सॉफ्टवेयर कंपनियां एक ही एल्गोरिथम पर अपना अधिकार जता रही हैं। दोनों एक दूसरे पर मुकदमा करने की धमकी देती हैं। कोई भी अपनी हार नहीं मानना चाहता। ये तो आत्मघाती है, क्योंकि अगर वो दोनों कोर्ट जाती हैं तो सालों तक कानूनी लड़ाई चलेगी, वकीलों की भारी फीस देनी पड़ेगी और शायद कोर्ट का फैसला दोनों के ही खिलाफ आ जाए। तो यहाँ गेम थ्योरी उन्हें इस टक्कर से बचने के लिए क्या उपाय सुझाती है? इसके लिए गेम थ्योरी में बैकवर्ड इंडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बैकवर्ड इंडक्शन? हाँ, इसका मतलब है अंत से शुरुआत की ओर सोचना। दोनों कंपनियों के सीईओ अगर समझदार हैं तो वो भविष्य में होने वाले कोर्ट के भारी खर्च और अनिश्चितता को देखेंगे। वो उस विनाशकारी अंत की कल्पना करेंगे। बिल्कुल। और फिर वहां से पीछे की तरफ सोचेंगे। वो तय करेंगे कि आज ऐसा क्या कदम उठाया जाए कि उस बर्बादी से बचा जा सके। और इसका व्यावहारिक समाधान अक्सर जॉइंट लाइसेंसिंग यानी संयुक्त लाइसेंस के रूप में निकलता है। अच्छा, तो कोर्ट जाने के बजाय वो उस तकनीक से होने वाली कमाई को बांटने पर सहमत हो जाते हैं। हाँ, जिससे दोनों का फायदा हो। लेकिन एक बात मुझे हमेशा परेशान करती है। जीवन में या व्यापार में हमेशा कहा जाता है कि लचीलापन होना चाहिए। फैसले लेते समय इंसान के पास ज्यादा विकल्प होना अच्छा होता है। तो क्या गेम थ्योरी इसकी एकदम उलट बात कह रही है कि अपने विकल्प कम कर लेना बेहतर है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसका जवाब हाँ है। सच में? हाँ, कई बार अपने ही विकल्प खत्म कर लेना एक बेहद शानदार और अचूक रणनीति होती है। इसे पुल जलाने या बर्निंग अ ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं। इतिहास में इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध में स्टेलिनग्राड का युद्ध था। वो रूसी सेना वाला? हाँ, जब रेड आर्मी यानी सोवियत सेना के सामने दुश्मन की विशाल सेना खड़ी थी तो सोवियत सेना के पास नदी पार करके पीछे हटने के लिए एक पुल था। लेकिन पता है उन्होंने क्या किया? क्या? उन्होंने जानबूझकर अपना ही पुल जला दिया। उन्हें अपने भागने का रास्ता बंद कर दिया ताकि उनके सैनिक लड़ें। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ उनके अपने सैनिकों पर हुआ? दुश्मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? असल प्रभाव तो दुश्मन पर ही पड़ा। देखिए, जब आपके पास पीछे हटने का विकल्प होता है तो दुश्मन सोचता है कि अगर वो थोड़ा और दबाव डालेगा तो आप भाग जाएंगे। तो आपकी लड़ने की धमकी विश्वसनीय नहीं मानी जाती। बिल्कुल। लेकिन पुल जलाकर सोवियत सेना ने दुश्मन को एक स्पष्ट सिग्नल दिया कि अब उनके पास लड़ने और मरने के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है।
इस दृढ़ संकल्प को देखकर दुश्मन सेना का मनोबल टूट गया। और वो ये सोचकर पीछे हट गए कि जो सेना मरने को तैयार है उससे लड़ना बहुत भारी पड़ेगा। एकदम सही। अपने विकल्प कम करके उन्होंने अपनी स्थिति को अजेय बना लिया। तो मूल रूप से जब आप अपने विकल्प खत्म करते हैं तो आप सामने वाले को मजबूर करते हैं कि वो अपनी रणनीति बदले। अगर हम इसी तर्क को आगे बढ़ाएं तो मुझे 1962 का क्यूबन मिसाइल संकट याद आता है। हाँ, कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक पल। बिल्कुल। जब अमेरिका को पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगा रहा है तो अमेरिका सीधा हमला कर सकता था, लेकिन अगर वो हमला करते तो सोवियत संघ को पलटवार करना पड़ता और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता। हाँ, अमेरिका को सोवियत संघ पर दबाव भी बनाना था और युद्ध भी नहीं शुरू करना था। और यहीं पर पहल छोड़ने या रिलिंक्विशिंग इनिशिएटिव का सिद्धांत आता है। अमेरिका ने सीधा हमला करने के बजाय क्यूबा के चारों ओर एक ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकाबंदी कर दी। मतलब उन्होंने खुद ट्रिगर नहीं दबाया। हाँ, उन्होंने बस एक लकीर खींच दी और पहल सोवियत संघ के पाले में डाल दी। अब सोवियत संघ को ये तय करना था कि क्या वो अमेरिकी जहाजों को पार करके युद्ध की शुरुआत करेंगे या पीछे हट जाएंगे। मतलब अमेरिका ने युद्ध शुरू करने का जो सबसे कठिन फैसला था वो दुश्मन के कंधों पर डाल दिया। बिल्कुल। और अंततः सोवियत संघ को पीछे हटना पड़ा। ये बहुत गहरी बात है। लोग अक्सर सोचते हैं कि धमकी वही दे सकता है जिससे युद्ध से कम नुकसान हो। हाँ, और गेम थियरी इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देती है। इसे हर्ट मोर क्राइटेरियन का मिथक कहते हैं। हर्ट मोर क्राइटेरियन? हाँ, ये जरूरी नहीं कि धमकी देने वाले को नुकसान कम हो। मान लीजिए दोनों को बराबर नुकसान होगा, या शायद धमकी देने वाले को थोड़ा ज्यादा भी हो जाए। जरूरी सिर्फ ये है कि धमकी पाने वाले को पीछे हटने की तुलना में लड़ने में ज्यादा नुकसान हो। मतलब दूसरे पक्ष की नजर में युद्ध की कीमत उनकी अपनी हार मानने की कीमत से ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, यही कारण है कि नाकाबंदी काम कर गई। ये युद्ध और भू राजनीति के लिए तो ठीक है, पुल जलाना या नाकाबंदी करना वहां काम आ सकता है, लेकिन व्यापार, कॉर्पोरेट जगत या हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में हम हमेशा युद्ध में ही कर रहे होते हैं ना। हाँ, वहां हमें सहयोग और भरोसे की जरूरत होती है। तो जब हर तरफ स्वार्थ हावी हो और पीछे हटने का कोई रास्ता ना हो तो हम भरोसा कैसे बनाते हैं? यहाँ हमें यह समझना होगा कि युद्ध के मॉडल अक्सर केवल एक बार खेले जाते हैं, लेकिन जीवन और व्यापार में हम लोगों से बार बार मिलते हैं। जब प्रिजनर्स डिलेमा को केवल एक बार खेला जाता है तो धोखा देना ही सही लगता है, लेकिन जब इसे बार बार खेला जाए तो उसे इटरेटेड प्रिजनर्स डिलेमा कहते हैं, और यहाँ रणनीतियां पूरी तरह बदल जाती हैं। मतलब जब आपको पता हो कि कल फिर से उसी इंसान के साथ व्यापार करना है तो आप उसे धोखा देने से पहले 2 बार सोचेंगे। सटीक। इसे साबित करने के लिए रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने एक बहुत ही मशहूर कंप्यूटर टूर्नामेंट आयोजित किया था। उन्होंने दुनिया भर के गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों से रणनीतियां मांगी। अच्छा, कैसा टूर्नामेंट था वो? कुछ रणनीतियां बहुत जटिल थीं, कुछ बहुत आक्रामक थीं, लेकिन उस टूर्नामेंट में जो रणनीति जीती वो सबसे सरल थी। उसका नाम था टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। ये जैसे को तैसा रणनीति असल में काम कैसे करती है? इसके 3 बहुत ही स्पष्ट गुण थे जिन्हें हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। पहला, ये अच्छी थी, यानी ये कभी भी खुद से पहल करके धोखा नहीं देती थी। ये हमेशा सहयोग से शुरुआत करती थी। अच्छा, और दूसरा? दूसरा, ये बदला लेने वाली थी। अगर सामने वाले ने एक बार भी धोखा दिया तो अगली बार ये भी तुरंत धोखा दे देती थी ताकि कोई इसका फायदा ना उठा सके। और तीसरा गुण? और तीसरा, ये माफ करने वाली थी। अगर सामने वाले ने अपनी गलती सुधार कर फिर से सहयोग किया तो ये पुरानी बातों को भूलकर फिर से सहयोग करने लगती थी। ये तो कॉर्पोरेट ऑफिस या संस्थाओं के भीतर भरोसा बनाने का भी सबसे अच्छा तरीका लग रहा है। आप सहयोग की पहल करें लेकिन किसी को अपना फायदा भी न उठाने दें। हाँ, संस्थाओं के भीतर इसे रिलेशनल सिग्नलिंग कहा जाता है। कार्यस्थल पर भरोसा बनाने के लिए आपको लगातार सकारात्मक सिग्नल देने होते हैं। आपको मौका परस्ती छोड़नी होती है। जब आप बार बार ये साबित करते हैं कि आप पहले धोखा नहीं देंगे लेकिन धोखा मिलने पर चुप भी नहीं रहेंगे तो एक स्वस्थ माहौल बनता है जहां हर कोई सहयोग करना चाहता है। यह सब तब तो बहुत अच्छा लगता है जब सामने वाला बात करने को तैयार हो, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी बातचीत के मूड में ही ना हो, अगर वो सीधा एक अल्टीमेटम दे दें कि हमारी शर्तें मानो या फिर डील कैंसिल, तब हम क्या करें? हाँ, अल्टीमेटम गेम बहुत ही आक्रामक होता है। इसमें एक पक्ष शर्तें तय करता है और दूसरे के पास कोई मोल भाव का विकल्प नहीं होता। ऐसे में स्कॉटवर्क का एक वास्तविक उदाहरण बहुत काम आता है। स्कॉटवर्क? हाँ, एक नेगोशिएशन कंपनी, उनके क्लाइंट ने उनके सामने शर्त रखी कि वो उनकी ट्रेनिंग कोर्स फीस में 25% की छूट चाहते हैं।
वरना वो डील नहीं करेंगे। अब समस्या ये थी कि स्कॉटवर्क की ये सख्त नीति थी कि वो अपनी तय फीस कम नहीं करते। क्योंकि इससे बाजार में गलत सिग्नल जाता है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने अपना उसूल तोड़ दिया या डील जाने दी? उन्होंने दोनों में से कुछ नहीं किया। उन्होंने रचनात्मक तरीका निकाला। उन्होंने अपनी फीस $40,000 ही रखी, लेकिन उन्होंने क्लाइंट को एक प्रस्ताव दिया। कैसा प्रस्ताव? उन्होंने कहा कि इस कोर्स की 6 अतिरिक्त सीटें जो वैसे भी खाली जा रही थीं, क्लाइंट उन्हें $4,000 प्रति सीट के हिसाब से अपने सप्लायर्स को बेच सकता है। ओह, तो 6 सीटें $4,000 के हिसाब से $24,000 बन गई। बिल्कुल। इससे क्लाइंट को $24,000 वापस मिल गए, जो लगभग उसी 25% छूट के बराबर था जो वो मांग रहे थे। अरे वाह! कंपनी ने अपनी फीस का स्ट्रक्चर भी नहीं तोड़ा। क्लाइंट को जो वित्तीय राहत चाहिए थी वो भी मिल गई, और सबसे अच्छी बात, कंपनी को उन 6 सप्लायर्स के रूप में नए संभावित ग्राहक भी मिल गए। ये तो अद्भुत है। उन्होंने अपनी हार माने बिना एक खाली जगह को संपत्ति में बदल दिया। यही गेम थ्योरी का जादू है। रचनात्मक तरीके से वही देना जो सामने वाला चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। और यही कारण है कि ये सिर्फ बोर्डरूम तक सीमित नहीं है। ले लो, और यहाँ तक कि हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन के भीतर चल रहे एल्गोरिदम में भी गहराई से जुड़ी है। बिल्कुल। खेल के मैदान को ही ले लीजिए। क्रिकेट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां हर गेंद पर एक नई गेम थ्योरी लागू होती है। एक तरफ गेंदबाज है और दूसरी तरफ बल्लेबाज। अगर हम इसे थोड़ा सरल करें तो मान लीजिए गेंदबाज के पास 2 मुख्य गेंदें हैं, एक आक्रामक यॉर्कर जो सीधे स्टंप्स पर जाती है, और एक रक्षात्मक लेंथ बॉल जिसे मारना थोड़ा मुश्किल होता है। और वहीं बल्लेबाज के पास भी 2 विकल्प हैं। हाँ, आक्रामक होकर बड़ा शॉट मारना या रक्षात्मक होकर गेंद को बस रोकना। अगर हम इसे मैट्रिक्स में देखें तो अगर गेंदबाज यॉर्कर फेंकता है और बल्लेबाज उसे आक्रामक होकर मारने की कोशिश करता है, तो बहुत संभावना है कि वो बोल्ड हो जाएगा। ये गेंदबाज की जीत है। लेकिन अगर बल्लेबाज यॉर्कर को सिर्फ डिफेंड करता है तो यॉर्कर फेंकने की भारी मेहनत बेकार जाती है, और ये बल्लेबाज की वैचारिक जीत है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अगर गेंदबाज लेंथ बॉल फेंके और बल्लेबाज आक्रामक हो तो छक्का पड़ सकता है। तो यहाँ कोई भी एक ऐसी रणनीति नहीं है जो हमेशा काम करे। अगर गेंदबाज हमेशा यॉर्कर फेंकेगा तो बल्लेबाज को पता चल जाएगा और वो उसी हिसाब से तैयार खड़ा रहेगा। ठीक कहा। गणित के अनुसार यहाँ कोई प्योर नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब कोई एक फिक्स चाल नहीं है। इसीलिए यहाँ मिक्स्ड नैश इक्विलिब्रियम लागू होता है। मिक्स्ड नैश इक्विलिब्रियम। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि शोषण से बचने के लिए गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को पूरी तरह से अप्रत्याशित होना पड़ेगा, रैंडमाइज करना पड़ेगा। मतलब उन्हें पता ही ना चलने दें कि अगली चाल क्या है। हाँ, गेंदबाज को अपनी गेंदों का मिश्रण इस तरह करना होगा कि बल्लेबाज के दिमाग में हमेशा असमंजस रहे। जरा सी भी भविष्यवाणी, जैसे कि अगर गेंदबाज 60% यॉर्कर फेंकने लगे तो बल्लेबाज का दिमाग उसे भांप लेगा। क्रिकेट का असली रोमांच इसी अनिश्चितता में छिपा है। ये तो हुई मैदान की बात, लेकिन हमारी डिजिटल दुनिया का क्या? मैंने देखा है कि जब हम ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हैं तो हमें हमेशा लगभग हमारे ही स्तर के खिलाड़ी मिलते हैं। सिस्टम ये कैसे तय करता है कि कौन सा खिलाड़ी किसके साथ खेलेगा ताकि खेल एक तरफा ना हो? इसके पीछे भी गेम थ्योरी का ही एक सिस्टम काम करता है, जिसे एलो रेटिंग कहा जाता है। एलो रेटिंग? ये असल में शतरंज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब हर मल्टीप्लेयर गेम में इस्तेमाल होता है। ये रेटिंग सिर्फ जीत या हार नहीं गिनती, बल्कि जीतने की संभावना को गिनती है। अच्छा, तो अगर मैं किसी बहुत अच्छे खिलाड़ी को हरा दूं तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर एक बहुत ज्यादा रेटिंग वाला खिलाड़ी किसी कम रेटिंग वाले खिलाड़ी से हार जाता है तो उसे भारी नुकसान होता है। यह सिस्टम लगातार खिलाड़ियों की ताकत का आकलन करता है और उन्हें ऐसे मैच में डालता है जहां दोनों के जीतने की संभावना 50-50 हो। तो ये एल्गोरिदम भी एक तरह का संतुलन बना रहा है। और सिर्फ गेम्स ही क्यों, डिजिटल मार्केटिंग में भी तो गेम थ्योरी लागू होती है, जिसे सिग्नलिंग थ्योरी कहते हैं। हाँ, सिग्नलिंग थ्योरी। जैसे कई बार ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट की कीमत जानबूझकर बहुत ऊंची रखते हैं। ऊंची कीमत ही उच्च गुणवत्ता का सिग्नल बन जाती है। ग्राहक सोचता है कि अगर ये इतना महंगा है तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। और अब तो स्मार्टफोन की तकनीक इसे एक कदम और आगे ले गई है। मैंने कॉन्टेक्स्ट एसडीके जैसी नई तकनीक के बारे में पढ़ा है। ये मार्केटिंग में गेम थ्योरी का एक बहुत ही उन्नत रूप लगता है। बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट एसडीके वास्तव में ये समझने का प्रयास है